नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और हिंदी के इस सेशन में आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम एक पाठ पर, एक कहानी पर बातचीत करने वाले हैं जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। कक्षा 7 के सभी छात्र इस वक्त हमें पीएम ई विद्या चैनल नंबर 7 पर देख रहे हैं और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप हमें लाइव देख रहे हैं एनसीईआरटी ऑफिशियल। उसके लाइव चैट बॉक्स में अगर आपके पास कोई भी सवाल है इस पाठ से जुड़े हुए, इस कहानी से जुड़े हुए, कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया और आप जानना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए और चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dth.class7@ciet.nic.in। तो आपके ईमेल का हम हमेशा इंतज़ार करते हैं और आज भी करेंगे। मैं आपको अपने मेहमान से मिला दूं जो कि हमारे साथ इस पाठ पर चर्चा करेंगी। हमारे साथ हैं श्रीमती शीतल। स्वागत है आपका मैम। शुक्रिया तन्वी और प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम हैं लेक्चरर हिंदी की सर्वोदय कन्या विद्यालय जीटीपी नगर नई दिल्ली से। और आइए ये जो चर्चा है हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं मैम से पूछूंगी कि मैम ये जो पाठ है चिड़िया की बच्ची, इस पर ही चर्चा करने के लिए आपने क्यों चुना? देखिए तन्वी जी, इस पाठ पे चर्चा करने के लिए जब मैंने इस पाठ को चुना तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे जी। पहला कारण था इसकी विधा। इसकी विधा है कहानी और आप जानते हैं कि कहानी जब भी जहन में आती है तो दादी और नानी हमें याद आने लगती हैं, जो कहानी कहते कहते न जाने दुनिया भर की कितनी सारी सीखें, कितनी सारी बातें हमें सिखा जाती थी। तो कहानी अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है और बच्चों को अगर हम कुछ सिखाना चाहते हैं, बच्चों को अगर हम कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए कहानी से बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। तो इसलिए कि इसकी विधा कहानी है, इस कारण से मैंने चुना। इसके अलावा और भी कई कारण थे, जैसे अभी कोरोना काल में आपने देखा कि लॉकडाउन लगा और जैसे ही लॉकडाउन लगा तो सब चीज़ें थम सी गई और लगने लगा कि जो ज़िंदगी भाग रही थी, दौड़ रही थी, वो अचानक से रुक गई है। और ऐसे समय में एक नई चीज़ जो हमें देखने को मिली वो था चिड़ियों का चहकना। बहुत ज़्यादा चिड़िया हमें दिखने लगी, पहली बात। दूसरी बात, और भी बहुत सारे पशु पक्षी हमें देखने को मिले क्योंकि इंसान थोड़ा सा अंदर हो गया था और पशु पक्षियों को अपना स्पेस मिल गया था। तो उनके साथ जो निकटता मैंने इस लॉकडाउन में महसूस की, इसलिए भी इस पाठ में चिड़िया की बच्ची में मुझे लगा कि हम उस चिड़िया को फिर से एक बार चर्चा कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो तीसरा कारण मुझे समझ आया कि इस पाठ को चुनना चाहिए, वो ये रहा कि इस पाठ का जो उद्देश्य है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत रोचक है, बहुत आकर्षक है और बहुत प्रेरक भी है बच्चों के लिए। उस उद्देश्य पे भी अभी हम चर्चा करेंगे। जी जी तन्वी मैम, आपका जो एक कारण मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो था कि हमने बहुत नज़दीकी महसूस की, चिड़ियों की आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई दी। पहले गाड़ियों के हॉर्न ज़्यादा सुनाई दिया करते थे। हाँ जी मैम, अगर एक बार आप हमारे दर्शकों को पुस्तक का चित्र दिखा सके तो? जी, स्क्रीन पर देखते हैं। स्क्रीन पर अभी हम देखते हैं चित्र। जी, तो ये वसंत भाग 2 में है जी, कक्षा 7 और पाठ का नाम जैसा कि हम दोनों ने ही चर्चा की है, चिड़िया की बच्ची। इसकी विधा पे हम चर्चा कर चुके हैं कि वो कहानी है और इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। जी मैम, अगर हम इस कहानी के उद्देश्य की बात करें और ये बात करें कि ये पाठ आखिर कहना क्या चाहता है तो वो क्या होगा? जी, ये पाठ एक तो मनुष्य के स्वार्थ की बात करता है कि मनुष्य जब बहुत स्वार्थी हो जाता है तो वह यह भूल जाता है कि ये जो ज़मीन है, ये जंगल है, ये सिर्फ मनुष्य के नहीं है, ये बाकी प्रकृति के जो उपादान हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, उनके भी उतने ही हैं। तो एक तो हम ये भूल जाते हैं। दूसरा, हम स्वार्थी हो जाते हैं धन के प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति, और हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें बस हमारे लिए बनी हैं। तो पहला कारण जो इसमें जैनेंद्र ने उठाया है वो है स्वार्थपरता व्यक्ति की, मनुष्य की।
और दूसरा इसमें ये बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति के लिए चाहे कितना भी आप सामान दे दीजिए, चाहे कितना भी उसके पास आप उसको सुविधाएं दे दीजिए, उसको कितना ही संपन्न कर लीजिए, पर एक चीज़ है जिसके बिना ये सब बेमानी है, सब बेकार है, और मैं समझती हूँ वो है उसकी स्वतंत्रता या स्वच्छंदता। तो चिड़िया की बच्ची की स्वच्छंदता कहीं ना कहीं इस कहानी में बाधित होती नज़र आती है, लेकिन उसी के खिलाफ वो आवाज़ उठाती है या वो उसी के लिए तड़पती है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये उद्देश्य मुझे बहुत बेहतरीन लगा जी। और मैम हर पाठ को पढ़ाने का एक तरीका होता है और कक्षा अगर 1 या कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाया जाए तो उसका तरीका अलग होता है। जी, जी। 7वीं कक्षा को अगर आप एज एक शिक्षक की तरह अगर आप पढ़ाएंगे तो किस तरह से पढ़ाएंगे? हाँ तन्वी जी, देखिए, एक तो हर विधा को पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है, और जैसा आपने कहा कि हर कक्षा को पढ़ाने का भी एक अलग तरीका होता है, हर विषय को पढ़ाने का भी एक अलग तरीका होता है। तो जब हम कहानी कहते हैं तो कहानी को कहने के, और कक्षा 7 में बच्चा हमारा इतना समझ जाता है, उसे कहानियों की दुनिया बड़ी प्यारी लगती है, तो कहानी कहने के लिए शिक्षक या शिक्षिका बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। ये सिर्फ सुझाव हैं जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि जैसा कि जैनेंद्र ने कहानी को जिस सुर में और जिस स्वर में लिखा है, जिस भावना के साथ लिखा है, हम वही बच्चों के साथ साझा कर दें, उसी अंदाज में साझा कर दें, और लेखक की भावना भी रह जाएगी। दूसरा तरीका ये होता है कि हर शिक्षिका का या हर शिक्षक का पढ़ाने का एक अपना अलग निराला अंदाज होता है, तो वह ये भी कर सकता है कि बच्चे को अपने तरीके से और अपने अंदाज में कहानी सुनाए और बच्चे उससे कनेक्ट होंगे। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। इसके अलावा तीसरा तरीका भी हम साहित्य के दौरान देखते हैं कि जब हम साहित्य में बहुत सारी विधाएं पढ़ते हैं तो एक विधा को दूसरी विधा में रूपांतरण भी कर सकते हैं, और रूपांतरण करने में बच्चा एक साथ 2 विधाओं से परिचित होता है। तो ये एक विधा है कहानी, और शिक्षिका या शिक्षक ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि इसमें संवाद हैं माधवदास और चिड़िया की बच्ची के बीच में, तो हम उसे संवाद को लेकर के नाट्य रूपांतरण कर सकते हैं। और इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कक्षा के किसी एक बच्चे को उठाएं और उसको चिड़िया बना दें कि अब आप चिड़िया बन जाइए, और दूसरे बच्चे के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको हम सेठ बना दें जो चिड़िया की बच्ची को अपने साथ रखना चाहता है। तो इस तरीके से बच्चे के बोलने का कौशल भी विकसित होगा, बच्चे की कक्षा में भागीदारी भी विकसित होगी, और हम पाठ को कई तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये रहे तरीके। लेकिन तन्वी जी, इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि तरीके किसी भी पाठ को पढ़ाने के, किसी भी विधा को पढ़ाने के कई सारे हो सकते हैं जी। लेकिन हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, वो है कि पाठ कोई भी हो, आपके पढ़ाने का तरीका कोई भी हो, उसके मूल में बच्चा होना चाहिए। हमारी कक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को बहुत रोचक लगे, और इसके अतिरिक्त बच्चा उसमें भागीदारी निभाए। और सबसे ज़रूरी मैं समझती हूँ, जब हम कक्षा में उतर चुके होते हैं तो ई से 3 लेटर्स की, 3 शब्दों की मैं बात करूँगी कि बच्चे को टीचर एंगेज करें, एलेबरेट कर पाए बच्चा। तो इस तरीके से हम बच्चे को लेकर के कक्षा में अगर चलते हैं तो पाठ रोचक भी हो जाएगा, मज़ेदार भी हो जाएगा, और भाषा के बहुत सारे कौशल का एक साथ विकास भी हो जाएगा। जी। और तन्वी जी, एक बात और ऐड करना चाहूँगी मैं कि जब भी हम बच्चे को पढ़ाएं तो उसके सारे कौशल का विकास करें, क्योंकि साहित्य और भाषा एक ऐसा विषय है जिसमें देखा जाए तो हम बाकी विषयों को भी पढ़ा रहे होते हैं। बिल्कुल। हमारा विषय कोई भी हो सकता है, हम इतिहास भी ले सकते हैं, हम विज्ञान का कोई विषय भी ले सकते हैं, जैसे इसमें रक्त के विषय में भी एक पाठ है, तो इस तरीके से भी शुरू कर सकते हैं। और साहित्य की सारी विधाओं को जब हम पढ़ाएं तो बच्चे को मूल में रखें और बच्चे को इस तरीके से भागीदारी तक लेकर के आएं कि बच्चा ऐसे अन्य पाठों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित हो जाए। जी। और
वो अपनी ऐसी और कहानियों को संग्रहित करना शुरू कर दे, और इसके अतिरिक्त वो जाए लाइब्रेरी में और वहाँ से बहुत सारी बुक्स ढूंढे और फिर और कहानियाँ पढ़े और उन पुस्तकालय से ली गई किताबों को घर ले जाए जी। तो कहीं ना कहीं बच्चे को हमें उसके अंदर की रुचि को जागृत करना है, उसके कौशल को जागृत करना है, तो इनका भी हमें ध्यान रखना होगा। बिल्कुल मैम, अगर हम, क्योंकि हम हर पाठ से कुछ ना कुछ भाषा ज़रूर सीखते हैं, कुछ वोकैबुलरी, कुछ नए शब्द बच्चे ज़रूर सीखते हैं और भाषा का महत्व हम सभी जानते हैं, लेकिन कक्षा 7 के बच्चों को अगर हम भाषा के बारे में इस पाठ के ज़रिए पढ़ाएं तो वो क्या क्या होंगे? तन्वी जी, भाषा तो है ही बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जब हम भाषा की बात करते हैं, हिंदी एक भाषा है और उसके साहित्य की बात करते हैं, तो भाषा को तो हमें लेके चलना ही है और उसके साथ साथ उसकी रुचियों का विकास भी करना है। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना है। तो भाषा पे हम जब भी बात करें तो संदर्भों में बात करें जी। हम व्याकरण पढ़ाते हैं आधी अधूरी और अलग से बता दिया कि ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है और बच्चा साहित्य से और व्याकरण से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है जी। तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम संदर्भ लें पाठ का, उस कहानी को कहें, कहानी को रोचक तरीके से कहें और फिर बातों बातों में, खेल खेल में हम भाषा सिखाते जाएं। जैसे अब हम एक स्लाइड देखते हैं, भाषा की बात। इस पाठ में जैसे पर शब्द है जी, उसमें 3 तरीके के प्रयोग हुए हैं। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी या आ बैठी। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे पर का क्या अर्थ है? यानी डाली के ऊपर आन बैठी। और दूसरा पर अगर हम देखेंगे कि कभी चिड़िया पर हिलाती थी, तो यहाँ पर का अर्थ हुआ कि वो अपने पंख हिलाती थी। इसी तरीके से तीसरा वाक्य जब हम देखते हैं कि माधव दास ने चिड़िया को सोने का पिंजरा देने की बात कही, पर बच्ची ने इनकार कर दिया, तो यहाँ हम कहना चाहते हैं कि परंतु या लेकिन चिड़िया ने इनकार कर दिया। तो एक ही शब्द के कितने सारे अर्थ हैं और वो तीनों ही इस कहानी के माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं कि अलग अलग शब्द अलग अलग संदर्भों में जब प्रयुक्त होता है तो किस तरीके से अलग ध्वनि को व्यंजित करता है। इसके साथ ही अगर हमें संज्ञा पढ़ानी है तो हम बच्चे को बताएं कि चिड़िया एक संज्ञा है, माधव दास एक संज्ञा है। अगर हमें सर्वनाम बताना है तो कहीं आगे चलकर इसी पाठ में आएगा चिड़िया के स्थान पर कि वह ऐसा कहती थी, तब हम बता सकते हैं कि वह एक सर्वनाम है जी। और अगर हमें विशेषण पढ़ाने हैं बच्चे को तो भी हम पाठ का संदर्भ साथ में लेके चलें और हम बच्चे को तब कह सकते हैं कि चिड़िया बहुत सुंदर थी, तब हम कहेंगे कि चिड़िया का सुंदर होना उसकी विशेषता है जी। तो मैम अगर आप हमें इनके जो मेन पात्र हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहें। जी जी, हम संक्षिप्त में इस कहानी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जी। इसमें माधव दास एक सेठ हैं और उनके पास बहुत धन दौलत संपत्ति है, एक आलीशान सा बंगला है और उसमें शाम को वो तख्त डाल करके और मसनद पे अपना ऐसे सिर झुका करके आराम से पूरी शाम गुजारते हैं। खूब पैसा खूब दौलत है और एक दिन किसी शाम को गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर के वहाँ बैठ जाती है और वो चिड़िया जब चहकती है तो उसका जो चहकना है वो सेठ को बहुत पसंद आता है। तो वह बहुत सारे प्रलोभन देकर चिड़िया को सोचता है और चाहता है कि वह चिड़िया उसी के यहाँ कैद हो जाए, उसी के यहाँ रहे और जब चाहे वो उसे कहे कि चिड़िया चहको और चिड़िया चहके। तो वह बहुत सारी बातें बनाते बनाते उसको रोकने का प्रयास करता है। वो कहता है कि वो तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाएगा। वो आगे ये भी कहता है कि वह सोने के बर्तन में ही दाना चुगेगी। इस तरीके से प्रलोभन देता है। चांदी की झालर वो टांग देगा। लेकिन चिड़िया डर जाती है
और चिड़िया को लगता है कि मुझे इस सोने का या चांदी का या झालर का मुझे क्या काम करना है, मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए बहुत है, मेरा घोंसला मेरे लिए बहुत है और मेरा दाना मेरे लिए बहुत है जो मेरी माँ मेरे लिए लाती है। तो तब भी वो उसे प्रलोभन देता जाता है और चिड़िया डर जाती है, सिमट सी जाती है। फिर उसके बाद वह बार बार बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन चिड़िया डरी हुई रहती है। अंत में वह उसे बहलाने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं, तुम थोड़ी सी देर और रुको और फिर चली जाना, अभी तो शाम बाकी है। चिड़िया डरी हुई है और इतने में ही वह एक बटन दबाता है और उनके घर में जो हेल्पर होता है वो आता है और चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है जी। और जैसे ही वो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके कठोर से स्पर्श से चिड़िया बहुत डर जाती है और उसे लगता है कि ये मुझे किसने छू लिया, ये मैं कहाँ कैद होने जा रही हूँ। तो वो एकदम से फिसल जाती है, उसके हाथों से निकल जाती है और फिर वो उड़ जाती है। और क्योंकि वो इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई होती है तो जाती है और अपनी माँ के पास उनके सीने से चिपक जाती है और रोने लगती है। तब माँ पूछती है कि क्या हुआ मेरी बच्ची, तो चिड़िया कुछ नहीं कहती है। जब हम बहुत सदमे में होते हैं, जब हम बहुत आघात में होते हैं तो हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और हम अगर भावनाएं व्यक्त भी करना चाहें तो वो आंसुओं के रूप में आती है। तो उसी तरीके से चिड़िया भी रोने लगती है और सुबकने लगती है और बस और कस के अपनी माँ के सीने से लग जाती है और वो कुछ भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से ये कहानी चलती है और मैंने पहले ही कहा कि कहानी को कई तरीके से कहा जा सकता है या नाट्य रूपांतरण किया जा सकता है। इसका हम कक्षा में ध्यान रख सकते हैं कि हम अपने बच्चों तक क्या और कैसे संप्रेषित करना चाहते हैं। इसके कहानी के जो मानवीय मूल्य हैं कि व्यक्ति जो माधव दास है वो चिड़िया का चहकना उसे पसंद तो है, लेकिन वो चाहता है कि जब मैं कहूँ तो चिड़िया बोले और जब मैं कहूँ तो चिड़िया यहाँ से ना उड़े। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, वो पशु हो, पक्षी हो, किसी को भी संसार में सबसे ज़्यादा जो मूल्यवान लगती है वस्तु या चीज़ वो होती है उसकी स्वतंत्रता, जिस पे हमने पहले भी चर्चा की थी जी। तो चिड़िया है तो भी उसको सोने का पिंजरा नहीं चाहिए, उसको खुला आसमान चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ वो उड़ सके, जहाँ वो जी सके, जहाँ वो चहक सके, लेकिन अपनी मर्जी से। किसी के हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। और शिक्षकों से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी वो इस पाठ को पढ़ाएं तो 7वीं कक्षा में ही हमारी पहली कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम उससे शुरू कर सकते हैं कि उन्मुक्त गगन के ही तो पंछी हैं हम सब, चाहे वो सच के पंछी हैं, चाहे हम पंछी हैं, तो उससे भी शुरू कर सकते हैं और बच्चों के पूर्व ज्ञान से भी उसे जोड़ सकते हैं। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि हम पूर्व ज्ञान से जोड़ें। इसके अलावा एक बात का और हमें खास ध्यान रखना चाहिए किसी भी पाठ को पढ़ाते हुए कि जब हम बच्चों को कोई पाठ पढ़ाने के लिए कक्षा में जाते हैं जी, तो हम बच्चों को पहले ही बोल दें कि बेटा कल इस पे चर्चा होगी और बच्चों के पास वो पाठ का नाम, शीर्षक हम छोड़ दें कि कल चिड़िया की बच्ची पे चर्चा होगी। अब बच्चों के अंदर एकदम रोचकता जागेगी कि चिड़िया की बच्ची कैसी होगी और चिड़िया की बच्ची में क्या लिखा होगा। तो शिक्षक या शिक्षिका ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे को घर से कुछ सूची बनाने के लिए दे दें, कुछ बच्चे को काम करने के लिए ऐसा दे दें जिसमें बच्चा घर जाए, अपने जागरूकता का अनुभव करे और उसकी बड़ी खोजी प्रवृत्ति होती है बच्चे की। और 7वीं कक्षा के बच्चे तो मन में इतने सवाल लिए होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि हम पढ़ाना साइड में रख दें और बच्चे के इतने सारे सवाल हमारे सामने आ जाएं कि पूरी कक्षा उसी मस्ती में, उसी झूम में, उसी धूम में निकल जाए कि बच्चों के इतने सारे सवाल चिड़िया की बच्ची को लेकर के आए हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा हमें कि बच्चे की खोजी प्रवृत्ति जागरूक हो और हम उसे घर से कुछ इस पाठ से जुड़े हुए चीज़ें करने के लिए दें।
और जब बच्चा कक्षा में आए तो फिर मैंने जैसे पहले भी चर्चा की है कि किसी भी तरीके से इस कहानी को हम बच्चों के सामने संप्रेषित कर सकते हैं। और हम गतिविधि भी दे सकते हैं, जैसे हम बच्चों से यही पूछ सकते हैं कि बेटा आपको हम सोने का पिंजरा देंगे और आपको सारी सुख सुविधाएं देंगे, आप जो मांगेंगे देंगे, लेकिन आपको एक दिन के लिए कमरे में बंद होना होगा। तो अब देखिए बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है, और बच्चे इस पे लिख भी सकते हैं, क्योंकि भाषा में हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है जी, सिर्फ कहानी नहीं सुनानी है। हम बच्चे के सारे कौशल का विकास करेंगे जो बच्चे के आने वाले भविष्य में भी काम आएंगे। बच्चा बोलना सीखे, बच्चा लिखना सीखे, और बच्चा कहना सीखे, सुनना सीखे। तो हम बच्चे को ये गतिविधि दे सकते हैं कि आज बच्चे आप घर जाइए और इस पर लिख के लाइए कि आपको एक दिन के लिए कमरे में बंद किया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। तब जब हम कक्षा में वापस लौटेंगे तो बच्चे को चिड़िया की बच्ची की जो भावनाएं हैं वो बहुत समझ आने लगेंगी कि अगर हमारे साथ ऐसा होता तो कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को पर्यावरण के प्रति और प्रकृति के प्रति और प्रकृति में व्याप्त सभी जीव जंतुओं के प्रति भी जागरूक कर रहे होते हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो पाठ को पढ़ाने के लिए हम पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान से भी जोड़ सकते हैं, उसको घर से करने के लिए कोई गतिविधि दे सकते हैं, और पाठ को पढ़ाने के किसी भी तरीके को जो आपको बेहतर लगता हो अपने बच्चों की भलाई के लिए, उस तरीके को अपना सकते हैं। और अंत में भी हम बच्चे के लेखन के लिए कोई गतिविधि उसे घर से करने के लिए भी दे सकते हैं। और इसमें हम एक और ध्यान रखें कि जब बच्चे को हम कक्षा में कोई गतिविधि कराते हैं तो वो एक ऐसी गतिविधि हो जिसमें बच्चा अपने साथ बैठे सहपाठियों से भी बहुत कुछ सीखे। क्योंकि बच्चा इस तरीके से वन वे कम्युनिकेशन की जगह अपने पीयर ग्रुप में बहुत अच्छा सीखता है जी। तो बच्चे को हम जब पीयर ग्रुप में सीखने के लिए कहते हैं तो वो सीखता भी जल्दी है और सामाजिक भी हो रहा होता है, क्योंकि वो आसपास के बच्चों से भी उतना ही परिचित हो रहा होता है। वो एक दूसरे की सहायता कर रहे होते हैं जी। एक दूसरे से लर्निंग ले रहे होते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और हम बच्चे को अंत में इसके लिए एक लेख मैं देना चाहूँगी कि बच्चे इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जब पाठ समाप्ति की ओर आता है कि बेटा अगर चिड़िया की तरह आपके पंख होते तो आप क्या क्या कर सकते थे। आप इस पर भी लिखिए। इस पर जब वो बच्चा लिखेगा तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें उसकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। बिल्कुल बच्चा सोचेगा और हमें बच्चे की उसी कल्पना शक्ति को जागरूक करना है, जागृत करना है, और बच्चा क्रिएटिविटी को लेकर के आए। क्योंकि जब पंख लगेंगे तो हर किसी के मन में अलग अलग ख्याल आएंगे और सबके पंख लगने पे अलग अलग उसका अनुभव होगा। तो बच्चा कहीं से कॉपी नहीं कर रहा है, बच्चा अपने विचार लिख रहा है और वो विचार उसके मौलिक होंगे। और हमारा सबसे बड़ा काम है कि हम बच्चे की मौलिकता को निकाल सके। तो इसलिए हम ऐसी कोई गतिविधि या अन्य कोई भी गतिविधि दे सकते हैं कि अगर आपके पंख होंगे और पंख लग जाएंगे तो आप कहाँ उड़ना पसंद करेंगे, क्या करना पसंद करेंगे। तो इस तरीके की ढेर सारी मस्ती हम कक्षा में कर सकते हैं और घर से भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये मेरे तरफ से सिर्फ सुझाव थे, बाकी बहुत सारे तरीके हैं कहानी को संप्रेषित करने के। तो आपके सुझाव बहुत ही लाभदायक थे और शुक्रिया। हमारे जितने भी माता पिता ने या शिक्षकों ने ये कार्यक्रम देखा उन्हें भी बहुत सारे बहुत कुछ लाभदायक लगा होगा। मैम अगर हम गर्मियों की बात करें और क्योंकि हम चिड़िया और चिड़िया के बच्चे की बात कर रहे हैं तो हम अक्सर पानी रखते हैं अपनी बालकनी में, अपनी छत पर, और उनके लिए दाने रखते हैं, खाना रखते हैं, मगर बहुत ज़्यादा लोग नहीं रखते हैं और गर्मी में हर किसी को खाने और पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आप हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें एक सुझाव देना चाहेंगे कि अगर उन्हें अपनी तरफ से पक्षियों की, पशुओं की मदद करनी हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं? तन्वी जी, आपने इस पाठ के माध्यम से जो ये एक प्रश्न निकाला है, एक तो ये काबिल तारीफ़ है कि एक संदेश जो कहानी के बियॉन्ड चला जाता है
और शुरू में ही हमने चर्चा की थी कि हम स्वार्थी हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ये प्रकृति सिर्फ हमारी नहीं है। जी। कई बार आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि यहाँ से तो ये बंदर आ गया, ये शेर आ गया, ये यहाँ क्यों आ गया। हम भूल जाते हैं कि ये उसकी भी उतनी ही ज़मीन है और ये नहीं आ गया, हो सकता है हम आगे बढ़ गए हैं, उसके रास्ते में आ गए हैं। तो ये सोच बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जब हम अपने रिश्तों में तो बंटवारा कर लेते हैं कि इतनी ज़मीन मेरी है और इतनी ज़मीन आपकी है, लेकिन कभी पक्षी और पशु हमसे बंटवारा करने नहीं आते। जी। तो अगर वो हमसे अपना हिस्सा मांगने नहीं आ रहे हैं तो उनका जो समाज पे ड्यू है वो किसे करना होगा? वो हमें करना होगा। तो इसके लिए मैं सभी बच्चों से और हम तन्वी मैम भी दोनों ये आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपसे हमारी ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी, अब गर्मियाँ आने वाली हैं और झुलसती गर्मियाँ आने वाली हैं, तो ऐसे समय में आप चिड़ियों के लिए और पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए जो आपके आसपास आपको दिखें, उनके लिए छत पर या अपनी बालकनी में या अपने सामने घर के पानी ज़रूर रखें और उनके लिए दाना ज़रूर रखें और जितने बच्चों को हो सके आप इसके लिए प्रेरित भी करें, क्योंकि ये छोटा सा आपका कदम हमारी इस सुंदर सी पृथ्वी को, इसके जीव को बचाने के बहुत काम आएगा। जी मैम, और ऐसी कोई कहानी है इन्हीं लेखक की या फिर चिड़ियों से जुड़ी या फिर कोई और जानवर से जुड़ी कक्षा 7 के बच्चों की जो आप उन्हें कहेंगे कि उन्हें भी पढ़नी चाहिए? हाँ तन्वी जी, जैसे महादेवी वर्मा के जब हम पाठ पढ़ते हैं, उनके संस्मरण पढ़ते हैं, उनके रेखा चित्र पढ़ते हैं, तो उन सभी रेखा चित्र और संस्मरण में महादेवी वर्मा प्रकृति प्रेमी नज़र आती हैं। जी। बहुत सारे मुद्दों को तो वो उठाती ही हैं, स्त्री विमर्श की बात करती हैं, एक स्त्री तो थी और इसीलिए स्त्री विमर्श बड़ा मुखर है उनके कहानियों में, उनके संस्मरणों में। लेकिन एक चीज़ जो है उनका प्रकृति प्रेमी होना। उन्होंने एक गिलहरी पाली और वो बताती हैं कि जब वो गिलहरी वो पढ़ रही होती थी तो किस तरीके से खिड़की से पर्दे पे लटक लटक के गिलहरी आ जाती थी और वो लिख रही होती थी। तो उन्होंने गिलहरी को पाला, तो बच्चे, और उन्होंने उस गिलहरी का नाम गिल्लू रखा। तो बच्चे गिल्लू पढ़ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा ने एक हिरणी भी पाली थी। हाँ, तो उन्होंने उसका नाम सोना रखा था। तो बच्चे उनकी सोना जो हिरणी को समर्पित है उस संस्मरण को पढ़ सकते हैं। और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे जीव जंतुओं को अपने घर में, अपने आसपास रखा हुआ था और उस तरह नहीं जैसे सेठ माधव दास ने रखा था, बिल्कुल स्वच्छंद रूप से रखा हुआ था और उनको वो बहुत प्यार करती थी। तो बच्चे महादेवी वर्मा की गिल्लू पढ़ सकते हैं, सोना पढ़ सकते हैं। उन्होंने एक बिल्ली भी पाली थी। बच्चे सर्च करें कि उन्होंने बिल्ली का नाम क्या रखा था, उन्होंने कुत्ता भी पाला था तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा था। ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि बहुत सारी ऐसी रचनाएं महादेवी वर्मा के अतिरिक्त भी मिलती हैं जो प्रकृति प्रेमी या जीव प्रेमी है। जी, उनको बच्चे ज़रूर पढ़ें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आप हमारे साथ जुड़ी। आपने जो चिड़िया की बच्ची तो हमारे दर्शकों को समझाया, पढ़ाया, उसके अलावा जो महादेवी वर्मा की रचनाओं के बारे में भी बताया। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक उन्हें ज़रूर पढ़ेंगे और पढ़ के हमें बताएंगे भी क्या उन्हें क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। जी, धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैम ने कहा, आप सभी का भी धन्यवाद। मैं भी एक बार फिर से कर दूं कि आपने ये कार्यक्रम देखा और चिड़िया की बच्ची, अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा और जानिएगा कि इसमें आखिर होता क्या है। और अगर आप भी कोई पाठ लिखना चाहें तो उसे भी लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और हमें भेज दीजिएगा हमारे ईमेल आईडी पे dth.class7@ciet.nic.in पर। थोड़ी देर में हम हाजिर होंगे इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर भी और इसी PM ई विद्या चैनल पर भी, चैनल नंबर 7, एक कार्यक्रम लेकर सामाजिक विज्ञान का आप सभी के लिए। और हम बातचीत करेंगे लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं, आप सभी कहीं मत जाइएगा।
नमस्कार।